आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी जादुई बैंगन की कहानी जिसका जादू सबके सिर चढ़कर बोलता है। कोई है जो जादुई बैंगन के जादू से रातों रात अमीर बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कहानी जादुई बैंगन। लक्ष्मीनगर गांव में घुंघरू अपने भैया भाभी के साथ रहता था। घुंघरू के माता पिता एक किसान थे। कुछ साल पहले दोनों की मौत हो गई थी, जिसके बाद घुंघरू का बड़ा भाई डमरू पिता के खेतों में खेती करने लगा और घुंघरू उस काम में डमरू की मदद करता था। लेकिन घुंघरू की भाभी मीनू को घुंघरू का घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन, सुनो जी, अब घुंघरू का हिसाब किताब अलग कर दो। काम तो सारे तुम करते हो और सारा अनाज वो खा जाता है। अकेला रहेगा तो आटे चावल का भाव पता चल जाएगा उसे। कैसी बात करती हो मीनू? घुंघरू मेरा छोटा भाई है। पिताजी की मृत्यु के बाद बड़े भाई होने के नाते उसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। तो ठीक है, मुझे आज मेरे मायके छोड़ दो। मैं तो तुम्हारे भाई की सेवा के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। मीनू के मायके जाने की बात सुनकर डमरू डर जाता है। अगर मीनू मायके चली गई तो घर में 2 रोटी बनाकर देने वाला कोई नहीं होगा। इससे तो अच्छा होगा कि मैं घुंघरू को ही अलग हो जाने के लिए बोल दूं। अगले दिन, घुंघरू अब तो बड़ा हो गया है और अपनी देखभाल खुद कर सकता है। मेरी कमाई बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे में 3 लोगों का गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा है। लेकिन भैया, अलग होकर मैं कहाँ रहूंगा और कैसे अपना पेट पालूंगा? घर में 2 कमरे हैं, एक कमरा तू ले ले और अपना खाना अलग बनाना शुरू कर दे। लेकिन भैया, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? मेरे पास तो कमाई का कोई जरिया नहीं है। अच्छा होता कि आप खेत का बंटवारा कर देते। ठीक है, मैं कल खेत का बंटवारा कर दूंगा। तो अपने खेत में फसल उगाना। दूसरे दिन डमरू खेत का बंटवारा कर देता है और घुंघरू को बहुत थोड़ी सी जमीन दे देता है। ये क्या भैया, आपने तो मुझे बहुत थोड़ी सी जमीन दी है। इतने में मैं कौन सी फसल उगाऊंगा? देख घुंघरू, मैंने इस खेत में बहुत मेहनत की है, अपने खून पसीने से इसे सींचा है और मैं तुझसे बड़ा भी हूँ। इस नाते खेत की ज्यादा जमीन पर मेरा अधिकार है। वो तो एहसान मान मेरा कि मैंने तुझे खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी। अपने बड़े भाई की बात सुनकर घुंघरू समझ गया था कि डमरू ने उसके साथ बेईमानी की है। घुंघरू अब सोचने लगता है, इतनी छोटे से खेत में मैं कौन सी फसल उगाऊं? जो भी उगाऊंगा उससे बहुत कम कमाई होगी। घुंघरू के पास उस समय खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो लोगों से पैसे उधार मांग कर खाया करता था। इधर उसके बड़े भाई डमरू ने अपने खेत में बैंगन की खेती की थी। एक दिन डमरू अपने खेत पर गया। पौधों में बैंगन निकल आए हैं, अब इन्हें तोड़कर बाजार में बेच देता हूँ। लेकिन जब डमरू अपने बैंगन तोड़ने गया तो अरे, इस बैंगन में तो कीड़े लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, दूसरे बैंगन तो ठीक होंगे, उन्हें तोड़ लेता हूँ। लेकिन जब डमरू एक एक करके सभी पौधों से बैंगन तोड़ने गया तो सभी में कीड़े लगे हुए थे। हे भगवान, सभी बैंगनों में कीड़े कैसे लग गए? अब मैं इन कीड़े लगे हुए बैंगनों का क्या करूँगा? डमरू अपने मन में कुछ सोचता है। फिर वो सभी बैंगनों को तोड़कर एक टोकरी में रखकर उन्हें घुंघरू के पास ले जाता है। घुंघरू, तेरे खेत में अभी कोई फसल नहीं है ना, इसलिए मैं अपने खेत के बैंगन लेकर आया हूँ। इन बैंगनों को ले जाकर बाजार में बेच दे। जो पैसे मिलेंगे उससे तो अपने खेत में बोने के लिए बीज खरीद लेना। घुंघरू को नहीं पता था कि उन बैंगनों में कीड़े लगे हुए हैं, इसलिए घुंघरू उन बैंगनों को लेकर बाजार चला गया और उन सबको बेच दिया। उस दिन घुंघरू के सारे बैंगन बिक गए और उसकी टोकरी में सिर्फ एक ही बैंगन बचा था। घुंघरू ने उस बैंगन को भी बेचने की कोशिश की, लेकिन वो आखिरी बैंगन किसी ने भी नहीं खरीदा। इस बैंगन को मैं अपने साथ ले जाता हूँ। आज मैं इस बैंगन की सब्जी बनाकर खा लूंगा। पैसे भी कई दिनों से उधार मांगकर खा रहा हूँ। ऐसा सोचकर घुंघरू उस बचे हुए बैंगन को लेकर अपने घर आ जाता है। घर जाकर घुंघरू उस बैंगन को जैसे ही काटने लगता है, उसमें से आवाज आती है, घुंघरू, मुझे काटने से पहले मेरी बात सुन लो। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या ये आवाज इस बैंगन से आ रही है? हाँ घुंघरू, ये आवाज मेरी ही है। क्या तुम बोलते भी हो? घुंघरू, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। उसने कीड़े लगे हुए बैंगन तुम्हें दे दिए, लेकिन उसमें से मैं एक जादुई बैंगन हूँ और मेरे जादू के कारण उन बैंगनों में से सारे कीड़े अपने आप गायब हो गए। अच्छा, क्या तुम सच में एक जादुई बैंगन हो? हाँ, तुम मुझे काट देना और जब तुम मुझे काटोगे तो मेरे अंदर से बहुत सारे बीज निकलेंगे। उन बीजों को तुम अपने खेत में डाल देना।
दूसरे ही दिन तुम्हारे खेत में बैंगन के बड़े बड़े पेड़ उग जाएंगे और उसमें बहुत बड़े बड़े बैंगन उगने लगेंगे। सभी बैंगन इतने बड़े होंगे कि एक एक बैंगन को बेचकर तुम बहुत पैसे कमा सकते हो। तुम मेरी सब्जी बनाकर मत खा लेना, मैं इसी तरह रोज तुम्हें बीज दूंगा। वे सभी जादुई बीज होंगे, उनमें से बहुत बड़े बड़े बैंगन के फल निकलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। घुंघरू को उस बैंगन की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा, मैंने इससे पहले किसी बैंगन को बोलते हुए नहीं देखा। अगर ये बैंगन बोल सकता है तो इसमें कोई ना कोई जादू जरूर होगा। ये सोचकर घुंघरू उस बैंगन को काट देता है तो उस बैंगन के अंदर सच में बहुत बड़े बड़े बीज थे। अरे, जैसा इस बैंगन ने कहा था, इसमें तो सच में बहुत बड़े बड़े बीज हैं। घुंघरू उन बीजों को लेकर दौड़ा दौड़ा अपने खेत में जाता है और उन्हें अपने खेत में डाल देता है। वापस आकर घुंघरू उस दिन भूखा ही सो जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर घुंघरू अपने खेत में जाता है और वहाँ उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी खेत में बड़े बड़े पेड़ उगाए थे और सभी पेड़ों में बड़े बड़े बैंगन के फल लगे हुए थे। अरे वाह, एक ही रात में बीज से इतने बड़े बड़े पेड़ बन गए और इनमें बैंगन भी आ गए। जल्दी जल्दी इन बैंगनों को तोड़ लेता हूँ और बाजार में बेच दूंगा। घुंघरू उन बैंगनों को जल्दी जल्दी तोड़कर एक टोकरी में भरने लगता है, लेकिन वो बैंगन इतने बड़े बड़े थे कि उसकी एक टोकरी बहुत जल्दी भर जाती है। वो दूसरी टोकरी में बैंगन भरने लगा और धीरे धीरे उसने कई टोकरियों में बैंगन भर लिए। अरे, ये तो 4 टोकरी बैंगन हो गए। मैं तो एक बार में एक ही टोकरी बैंगन ले जा सकता हूँ। अब इन बैंगनों को बारी बारी से बेचना पड़ेगा। घुंघरू पहले एक टोकरी लेकर बाजार जाता है और वहाँ बैंगन बेचने लगता है। अरे भाई, ये इतने बड़े बड़े बैंगन तुम कहाँ से लेकर आए हो भाई? मैंने इतने बड़े बैंगन पहले कभी नहीं देखे। कैसे देखोगे बाबूजी, ये जादुई बैंगन है। इन बैंगनों की भाजी खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। इन्हें लेकर तो जाओ, एक बार खाओगे तो रोज मेरे बैंगन खरीदने आओगे। ऐसा है तो मुझे 1 किलो बैंगन दे दो भाई। घुंघरू के एक एक बैंगन 4 किलो के थे। घुंघरू एक बैंगन में से 1 किलो बैंगन काटकर उस ग्राहक को दे देता है। बाजार में घुंघरू के बड़े बड़े बैंगनों को देखने के लिए लोगों की ऐसी भीड़ उमड़ पड़ी जैसे कोई मेला लगा हो। उसके सारे बैंगन हाथों हाथ बिक गए। अरे भाई, मुझे भी 1 किलो बैंगन चाहिए, लेकिन तुम्हारे बैंगन तो खत्म हो गए हैं। चिंता मत करो बाबूजी, मैं अभी घर जा रहा हूँ और थोड़ी देर में ही दूसरी टोकरी लेकर आता हूँ। आप बस थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अभी गया और अभी आया। इस तरह घुंघरू की दूसरी बैंगन की टोकरी भी बिक गई। सुबह से शाम तक घुंघरू ने 4 टोकरी के बैंगन बेच डाले और उस दिन उसने ढेर सारे पैसे भी कमाए। आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। आज खूब अच्छी कमाई हुई है। इन पैसों से लोगों के उधार चुका दूंगा। जादुई बैंगनों को बेचकर कमाए हुए पैसों से घुंघरू भरपेट खाना खाता है। तभी उसकी नजर उस जादुई बैंगन पर जाती है जिसके बीज उसने अपने खेत में डाले थे। अरे, ये बैंगन अब भी कितना ताजा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई बैंगन, तुमने मेरी सारी मुश्किलें दूर कर दी। ये तो शुरुआत है घुंघरू, आगे आगे देखते जाओ कि कैसे जादुई बैंगनों को बेचकर तुम गांव के सबसे धनी आदमी बन जाओगे। वो तो ठीक है, लेकिन बार बार टोकरी लेकर जाने और आने में मैं बहुत थक गया हूँ। तो तुम एक ठेला क्यों नहीं खरीद लेते? उस ठेले पर सारे बैंगन एक साथ रख कर बेच देना। हाँ, अब मैं ऐसा ही करूँगा। घुंघरू के खेत में दूसरे दिन भी ढेर सारे बड़े बड़े बैंगन के फल आ गए थे। घुंघरू उसी समय बाजार जाकर अपने लिए एक ठेला खरीद लेता है। घुंघरू ठेले को लेकर घर आ जाता है और सारे जादुई बैंगनों के उस ठेले पर लेकर गांव-गांव में घूमकर जादुई बैंगन बेचने लगता है। तभी उसके बड़े भाई डमरू की नजर उस पर पड़ती है। अरे घुंघरू, तू इतने बड़े बड़े बैंगन कहाँ से लाया है? भैया, उस दिन आपने जो मुझे बैंगन बेचने के लिए दिए थे ना, उन्हीं बैंगनों का बीज मैंने अपने खेत में डाला था। ये बैंगन उसी बीज से फले हैं। डमरू अपने मन में सोचता है कि उसने तो घुंघरू को कीड़े लगे हुए बैंगन दिए थे, फिर उसमें से इतने बड़े बड़े और ताजे बैंगन कैसे हो सकते हैं। डमरू भागकर घुंघरू के खेत में जाता है। वहाँ उसने देखा कि उसके खेत में तो बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। क्या ये पेड़ बैंगन के? लेकिन मैंने तो बैंगन के इतने बड़े पेड़ कभी नहीं देखे। ये कैसे हो सकता है? क्यों ना मैं इन पेड़ों को काट दूं। जलन के मारे डमरू एक कुल्हाड़ी लेकर उन पेड़ों को काट देता है। शाम को घुंघरू जब सारे बैंगन बेचकर घर आता है तो उसने देखा कि उसके जादुई बैंगनों के पेड़ को किसी ने काट दिया। घुंघरू जोर जोर से रोने लगा। तभी उस जादुई बैंगन ने कहा, रो क्यों रहे हो घुंघरू?
बैंगन के पेड़ ही तो काटे हैं, बीज तो अभी तुम्हारे पास हैं। और इतना कहते ही जादुई बैंगन ने डमरू को ढेर सारे बीज दिए और कहा, इन्हें अपने खेत में डाल दो, कल सुबह मेरा जादू देखना। घुंघरू उन बीजों को फिर से अपने खेत में डाल देता है और दूसरे दिन उसके खेत में फिर से बैंगन के बड़े बड़े पेड़ उगाए और उनमें बड़े बड़े बैंगन भी फले हुए थे। घुंघरू ने सभी बैंगनों को तोड़ा और बाजार ले जाकर बेच दिया। जादुई बैंगनों को बेचकर घुंघरू धीरे धीरे काफी अमीर बन गया और गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया और उसके बड़े भाई डमरू के पास हाथ मलने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। गोभी की सब्जियां, गोभी के पराठे, नाम सुनकर मुंह में पानी आ गया ना। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी गोभी के बारे में बताएंगे जिसकी सब्जी नहीं बनती, क्योंकि वो है एक जादुई गोभी। क्या आप भी जादुई गोभी के कारनामे देखना चाहते हैं? तो चलिए देखते हैं कहानी जादुई गोभी। नानू जोर जोर से रो रहा था। नानू के बगल में चारपाई पर लेटा सोहन जोर जोर से खांस रहा था। उसे ठंड लग गई थी और इस कारण वो 2 दिनों से काम पर भी नहीं जा सका था। मान जाओ नानू, आज बाबा की तबीयत खराब है ना, इसलिए वो काम पर नहीं गए। कल बाबा काम पर जाएंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे मैं तुम्हारे लिए गोभी के पराठे जरूर बना दूंगी। नहीं नहीं, मुझे तो आज ही गोभी के पराठे चाहिए। माँ, आप बहुत झूठी हो। आपने 2 दिन पहले भी यही बोला था कि कल गोभी के पराठे खिला दोगी, लेकिन आपने मुझे गोभी के पराठे नहीं खिलाए। मान जा नानू, मैं कल काम पर जाऊंगा तो तेरे लिए गोभी जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन नानू चुप ही नहीं हो रहा था। आशा, आज तू इसे नमक के पराठे बनाकर खिला दे। मैं कल कुछ पैसों का इंतजाम करूंगा और गोभी जरूर लेकर आऊंगा। पराठे बनाने के लिए घर में तेल तो है ही नहीं नानू के बाबा। मैं नानू को नमक वाली रोटी बनाकर खिला देती हूँ। सोहन और आशा की जिंदगी बेहद गरीबी में गुजर रही थी। सोहन मजदूरी का काम करता था। उसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पा रहा था। ठंड का मौसम था और सोहन के पास पहनने के लिए कोई गर्म कपड़ा नहीं था। वो एक पुरानी फटी हुई शर्ट में ही काम पर जाया करता था, जिस कारण उसे ठंड लग गई थी। गरीबी और पैसों के अभाव के कारण वो दवाइयाँ भी नहीं खरीद पाया, जिसके कारण उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होती चली गई। दूसरे दिन आशा, मैं काम पर जा रहा हूँ। लेकिन आपकी तबीयत तो आज पहले से ज्यादा खराब है नानू के बाबा, आप आराम कीजिए। नहीं आशा, घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। नानू कब से गोभी के पराठों की जिद लिए बैठा है, आखिर उससे कब तक झूठ बोलती रहोगी? मैं नानू को समझा लूंगी, लेकिन आप काम पर मत जाइए। लेकिन सोहन ने आशा की बात नहीं मानी और काम की तलाश में घर से निकल गया। शाम काफी हो चुकी थी, लेकिन सोहन अब तक घर नहीं लौटा। माँ, बाबा घर क्यों नहीं आए? क्या आज बाबा गोभी नहीं लाएंगे? नानू बेटा, बाबा आ जाएंगे, तुम सो जाओ ना। जब बाबा आएंगे तब मैं तुम्हें उठा दूंगी, तब तुम गर्मा गर्म गोभी के पराठे खा लेना। नहीं, मैं तो गोभी के पराठे खाकर ही सोऊंगा। काफी देर हो जाने के बाद भी जब सोहन घर नहीं लौटा तो आशा बेचैन हो गई। आशा के मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उसी समय घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। आशा ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर सोहन का दोस्त दीनू खड़ा था। दीनू भैया, आप? नानू के बाबा कहाँ हैं? वो अभी तक घर क्यों नहीं आए? आशा भाभी, वो सोहन तो नहीं रहा। काम के दौरान उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर के पास ले जाने का भी मौका नहीं मिला। क्या? हे राम! आशा फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर के बाद सोहन के साथ काम करने वाले कुछ मजदूर सोहन की लाश को अपने कंधे पर लेकर घर आए। तभी नानू आशा के पास आया और बोला, माँ, बाबा कुछ बोलते क्यों नहीं? वे जमीन पर क्यों लेटे हुए? उनके हाथ में एक गोभी का फूल भी है, लेकिन उन्होंने मुझे गोभी नहीं दी। नानू की बात सुनकर आशा सोहन की लाश के पास जाकर देखती है। सोहन के हाथ में एक बड़ी सी गोभी थी। आशा भाभी, सोहन आज सुबह से कह रहा था कि गोभी खरीद कर घर ले जाऊंगा। उसने गोभी खरीद ली, लेकिन घर आने से पहले ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। आशा ने उस गोभी के फूल को सोहन के हाथ से लेकर घर में रख दिया और नानू की पिटाई करने लगी। मनहूस है ये गोभी, तुझे गोभी के पराठे खाने थे ना, अब खा ले गोभी के पराठे। अगर इस गोभी को तूने हाथ पे लगाया तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी। नानू जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते सो गया। सोहन के दोस्तों ने सोहन का अंतिम संस्कार किया और चले गए। सोहन को गए हुए 13 दिन बीत गए थे, लेकिन आशा को न अपनी सुध थी और न नानू की। 13 दिन बाद, माँ,
मुझे बहुत भूख लगी है। माँ उठो ना, जब से बाबा गए हैं तुमने मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। नानू के बार बार कहने पर आशा का ध्यान टूटा। रुक जा नानू, मैं अभी तेरे लिए खाना बनाती हूँ। आशा रसोई में जाकर देखती है तो वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी आशा की नजर उस गोभी के फूल पर पड़ती है जो सोहन लेकर आया था। अरे 13 दिन बाद भी ये गोभी अभी तक ताजी है, ऐसे खिल रही है जैसे इसे अभी अभी खेत से तोड़कर लाया गया हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इतने दिनों तक ये गोभी इतनी ताजी कैसे रह सकती है? चलो ठीक ही है, आज इसे ही पकाकर नानू को खिला देती हूँ। आशा उस गोभी को काटने के लिए चाकू लेकर आती है और जैसे ही वो गोभी में चाकू लगाती है तभी उस गोभी से आवाज आती है, आशा मुझे मत काटो, मैं कोई साधारण गोभी नहीं हूँ, मैं गोभियों की जादुई महारानी हूँ। तभी तो 13 दिनों के बाद भी ताजी और फ्रेश हूँ। मैं कभी बासी नहीं हो सकती, मैं हमेशा ताजी रहूंगी और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम्हें दे सकती हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो 3 बार बोलकर मुझसे मांगना होगा। गोभी की महारानी? हाँ, मैं गोभी लोक से आई हूँ। उस दिन मैं गोभी लोक से धरती पर दूसरी गोभियों से मिलने आई थी, लेकिन एक सब्जी वाले ने मुझे बेच डाला और तुम्हारे पति ने मुझे खरीद लिया। मैं चाहती तो अपने जादू से वापस अपने लोक को जा सकती थी, लेकिन तभी तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए उनके साथ तुम्हारे घर आ गई। अच्छा, जादुई गोभी महारानी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो तुम मुझे गोभी के पराठे दे दो। हम लोग कई दिनों से भूखे हैं। मेरा बेटा कई दिनों से गोभी के पराठे खाने की जिद कर रहा है। तुम इस बात को 3 बार कहो, हे जादुई गोभी महारानी, मुझे गोभी के पराठे दे दो, मुझे गोभी के पराठे दे दो, मुझे गोभी के पराठे दे दो। आशा के 3 बार कहते ही उसके सामने 2 प्लेटों में गर्मा गर्म गोभी के पराठे आ गए। अरे वाह, ये तो सचमुच में जादू हो गया। आशा ने नानू को गोभी के पराठे खिलाए और खुद भी गोभी के पराठे खाए। माँ, ये गोभी के पराठे तो बड़े स्वादिष्ट हैं। आज मैंने कितने दिनों बाद भरपेट खाना खाया है। हाँ नानू बेटा, इतने स्वादिष्ट गोभी के पराठे खाकर मेरा पेट भर गया, लेकिन दिल नहीं भरा। माँ, ये गोभी के पराठे इतने स्वादिष्ट हैं कि तुम इन्हें बेचकर पैसे भी कमा सकती हो। तभी जादुई गोभी महारानी ने आशा से कहा, आशा, तुम्हें रुपए, पैसे, सोने चांदी जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकती हो। नहीं नहीं गोभी महारानी, मैं लालच से हासिल किए गए पैसों पर भरोसा नहीं करती हूँ। मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। मैं खूब मेहनत करूंगी और पैसे कमाऊंगी। हाँ, तुम मेरे काम में मेरी मदद कर सकती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मेहनत करके पैसे कमाना चाहती हो। मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तो ठीक है, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। उन पैसों से मैं अपना एक ढाबा खोलूंगी और उस ढाबे में तुम्हारे दिए हुए गोभी के पराठे बेचूंगी। इतना कहकर आशा गोभी महारानी के सामने अपनी इच्छा 3 बार बोलती है और उसके सामने ढेर सारे रुपए पैसे आ जाते हैं। उन पैसों से आशा अपने घर के पास एक ढाबा खोल लेती है। हे जादुई गोभी महारानी, अब तुम मुझे रोज गर्मा गर्म गोभी के पराठे देना। उन पराठों को मैं अपने ढाबे पर बेचूंगी। सिर्फ गोभी के पराठे ही क्यों, मैं तुम्हें ढेर सारे गोभी के व्यंजन दूंगी जो तुम अपने ढाबे पर बेच सकती हो। लेकिन तुम्हें जो भी चाहिए 3 बार बोलना होगा। ठीक है जादुई गोभी महारानी। आशा जादुई गोभी महारानी से 3 बार बोलती है, गोभी महारानी, मुझे अपने ढाबे पर बेचने के लिए गोभी के पराठे, गोभी मसल्लम, मुगलई गोभी, गोभी मेथी, शाही गोभी, भरवा गोभी, गोभी मसालेदार, तंदूरी गोभी, गोभी का अचार, ये सब चाहिए। आशा के 3 बार ये सब कहते ही उसके सामने गोभी की डिशेज आ जाती हैं। माँ, गोभी की इतनी सारी सब्जियाँ, अब हम अपने ढाबे पर इन्हें बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। हाँ नानू बेटा, अब ये सारी सब्जियाँ ढाबे पर सजाने में मेरी मदद कर। नन्हा नानू ढाबे को चलाने में आशा की मदद करने लगता है। आशा ने गोभी के तरह तरह के व्यंजनों से अपने ढाबे को सजा दिया। आने जाने वाले राहगीर आशा के ढाबे को देखकर रुकने लगे। शाही गोभी, भरवा गोभी, गोभी मसालेदार, गोभी मटर, आलू गोभी। अरे भाई, ये गोभी स्पेशल ढाबा है क्या? है? यहाँ इतनी सारी गोभी की डिशेज मिलती है भाई? हाँ बाबूजी। गोभी के इतने सारे व्यंजन तो मैंने कभी नहीं खाए। जरा 1 प्लेट गोभी मसल्लम लगाना, जरा स्वाद तो चखूं। अभी लो बाबूजी। आशा उस ग्राहक को गोभी मसल्लम और रोटी खाने के लिए दे देती है। खाने का स्वाद ग्राहक को बहुत पसंद आता है।
आहा, अरे वाह वाह वाह, तुम्हारी गोभी मसल्लम तो बहुत स्वादिष्ट है। गर्मा गर्म रोटी के साथ गोभी मसल्लम और साथ में गोभी का अचार, भाई वाह, मजा आ गया भाई। आहा। धीरे धीरे आशा के ढाबे पर ज्यादा लोग आने लगे और जादुई गोभी की मदद से आशा सभी ग्राहकों को उनकी मनपसंद गोभी की डिश खिलाती। आशा के ढाबे पर अब लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। लोगों को गोभी के तरह तरह के व्यंजन बहुत पसंद आ रहे थे। एक दिन, जादुई गोभी महारानी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो हम तो भूखे मर जाते। तुम्हारी वजह से मेरा ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी कमाई भी हो रही है। अगर ऐसा है तो आशा, अब मैं वापस गोभी लोग जाना चाहती हूँ। जादुई गोभी के वापस जाने की बात सुनकर आशा उदास हो गई और जादुई गोभी से बोली, जादुई गोभी महारानी, क्या तुम हमारे साथ हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकती? नहीं आशा, गोभी लोक में सभी गोभियाँ मेरा इंतजार कर रही हैं। मुझे वापस जाना ही होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने जैसी एक जादुई गोभी देकर जा रही हूँ, जो अपने जादू से हमेशा तुम्हारी मदद करेगी। और उस जादुई गोभी महारानी से एक और गोभी बाहर निकली, जो दिखने में गोभी महारानी की तरह ही सुंदर और ताजी थी। आशा, ये भी जादुई गोभी है। ये गोभी मेरा ही एक रूप है। ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और अपने जादू से तुम्हारी मदद करेगी। इतना कहकर जादुई गोभी महारानी वापस गोभी लोक चली गई और आशा जादुई गोभी की मदद से खुशी खुशी अपना ढाबा चलाने लगी। जादुई गोभी की मदद से आशा की गरीबी दूर हो गई थी।